Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the remaining recommendations of Kothari Commission in the form of Part 2. Uh, Earlier to this, we have discussed already several recommendations which were provided by Kothari Commission in 1964-66. Okay, so what are the remaining recommendations? Uniformity of pattern. कोठारी कमीशन जब आया 1964 में तो उसके पहले हमारे भारतवर्ष में हर जगह हर राज्य में एक पैटर्न पढ़ाई का नहीं था। कुछ राज्य 14 साल ले रहे थे पढ़ाई के लिए, मतलब आपका 12th पास आउट होने के लिए, कुछ 16 साल ले रहे थे, कुछ 15 साल ले रहे थे। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले 10+2+3 का पैटर्न दिया और ये पैटर्न इतना फेमस हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि हम लोग अभी तक 12th को 10+2 ही बोलते हैं। तो क्या कहा इस कमेटी ने, किस कमेटी ने ये कहा? इमोशनल इंटीग्रेशन पे जो कमेटी गठित हुई थी 1962 में, उसने कहा we consider that in the overall interest of our student population there should be a common pattern of education in the country which will मिनिमाइज कंफ्यूजन एंड कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स। इस कमेटी ने कहा कि छात्र जनसंख्या के पूरे, अगर हम पूरी इंटरेस्ट को देखें, उसकी रुचि को देखें, तो हमको ये समझ में आता है कि पूरे देश में शिक्षा का एक कॉमन पैटर्न होना चाहिए। इससे कंफ्यूजन कम होगा और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन और कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। जैसे क्या दिक्कत हो रही थी, कंफ्यूजन क्यों एराइज हो रहा था? उत्तर प्रदेश में कोई पढ़ाई करके बिहार में गया तो वो दोनों जगह एक पैटर्न नहीं है, बिहार से केरला में गया तो एक नहीं है, केरला से हिमाचल में गया तो एक नहीं है। तो पूरे देश में कम से कम एक पैटर्न होना चाहिए ऐसा इमोशनल इंटीग्रेशन पे जो कमेटी गठित हुई उसने कहा, और कोठारी कमीशन ने इसको फॉलो किया और माना कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो, और उन्होंने ये पैटर्न हमें बताया कि 10+2+3 का पैटर्न होना चाहिए। टीचर के स्टेटस पे बात की कोठारी कमीशन ने, और उसने कहा कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिक्योरिंग ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी रिक्रूट्स टू द टीचिंग प्रोफेशन। उसने कहा कुछ भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को, लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में हम उनकी सप्लाई कर सकें जो कि सफिशिएंट हो। प्रोवाइडिंग देम विद द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल प्रिपरेशन, उनको हम बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन कराएं उनके शिक्षण कला के लिए, एंड क्रिएटिंग सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस ऑफ वर्क इन विच दे कैन बी ट्रूली इफेक्टिव, और उनके लिए आदर्श दशाएं, सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक दशा उनके लिए वर्क की हो जिससे कि वो पूरी तरह से प्रभावी हो उसमें। यानी कि टीचर के स्टेटस पे कोठारी कमीशन ने बात की, उसकी महत्ता को स्वीकारा, और उन्होंने किस पे बात की? रेम्यूनरेशन पे बात की कि कहाँ कहाँ टीचर को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की बात की, उन्होंने समानता की बात की। कोठारी कमीशन है जिसने कहा था इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, अगर आप समान काम कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आपका जेंडर कोई भी हो, आपको पे समान मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात की कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। कंडीशंस ऑफ वर्क एंड सर्विस की बात की कि कौन सी दशाएं आपके काम और सर्विस की होनी चाहिए। डिटेल में ये बहुत बड़ा है, सिर्फ मैंने हेडिंग्स इसीलिए नोट किए कि एटलीस्ट हमें पता हो कि कोठारी कमीशन ने कौन कौन से टॉपिक को टच किया। फिर टीचर एजुकेशन पे बात की, मतलब शिक्षा जो बीएड कॉलेजेस होते हैं, उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन टीचर एजुकेशन कैन यील्ड वेरी रिच डिविडेंड्स बिकॉज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आर स्मॉल व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द रिजल्टिंग इंप्रूवमेंट्स इन द एजुकेशन ऑफ मिलियंस। यहीं से हम ये बात भी कह सकते हैं जो हमने पहले भी बात की है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जहां हमने बात की है एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, उसी को मान रहा है कोठारी कमीशन, मान रहा है और कह रहा है कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में जो ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें आप बहुत कम खर्चा लगा रहे हैं और जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। करोड़ों लोग उसके बाद उससे शिक्षित होकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसने क्या क्या कहा? उसने कहा कि जो टीचर एजुकेशन का आइसोलेशन है, मतलब वो आपस में उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे पढ़ाने जाते हैं, प्राइमरी स्कूल है वहाँ, सेकेंडरी स्कूल है जनरली, वहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये आइसोलेशन दूर होना चाहिए। उसने कहा इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, उसने माना कि टीचर एजुकेशन की स्थिति देश में बहुत खराब है और उसकी
क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर्स, और वो जो टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं उनकी प्रोफेशनल एजुकेशन सतत उनकी मतलब जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो सतत चलती रहनी चाहिए, जो CPD का कंसेप्ट आया है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। और मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन, जो शिक्षा में लोग लगे हुए हैं, जो संस्थान लगे हुए हैं, जो शिक्षक लगे हुए हैं, उन सब के स्टैंडर्ड का एक मेंटेनेंस होना चाहिए। ये बात शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी कमीशन ने कही। और क्या कहा कोठारी कमीशन ने? टीचिंग मेथड्स, गाइडेंस और इवेल्युएशन पे क्या कहा, मतलब शिक्षण विधियां क्या हो, किस तरह से बच्चों को निर्देशन दिया जाए, मूल्यांकन कैसा हो। तो उन्होंने माना कि इन ए मॉडर्न सोसाइटी वेयर द रेट ऑफ चेंज एंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ नॉलेज इज वेरी रैपिड, द एजुकेशनल सिस्टम मस्ट बी इलास्टिक एंड डायनेमिक। मतलब उसने माना कि शिक्षण जो निकाय है, जो शैक्षिक व्यवस्था है, वो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, यानी कि आप रिजिड होके बदलते हुए समाज के अनुरूप नहीं रह सकते हैं। इट मस्ट गिव फ्रीडम टू इट्स बेसिक यूनिट्स, उसको अपने बेसिक यूनिट को फ्रीडम देनी होगी, जैसे अपने शिक्षकों को फ्रीडम देनी होगी। इट इज नाउ एग्रीड दैट एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मान लिया गया है, उस वक्त भी मान लिया गया था कि शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी शैक्षिक उद्देश्यों से ये नियत है, लगी हुई है, मिली हुई है। इट हेल्प्स नॉट ओनली टू मेजर एजुकेशनल अचीवमेंट बट ऑल्सो टू इम्प्रूव इट। ये बात इवेल्युएशन के लिए कही जा रही है, यहाँ इवेल्युएशन होना चाहिए था। इट इज नाउ एग्रीड दैट इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो मूल्यांकन है वो एक सतत प्रक्रिया है, टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, और ये न सिर्फ शैक्षिक निष्पत्ति को मेजर करने में सहायक है बल्कि इसको सुधार करने का भी एक साधन है। ये मूल्यांकन के लिए उस वक्त मान लिया गया था, मतलब 60 साल पहले भी ये पता था हमको। और किस किस बारे में बात की कोठारी कमीशन ने? उसने कहा टीचिंग मेथड्स क्या हों, हम अब बच्चे को डिस्कवरर होना चाहिए, पैसिव लर्नर होने से काम नहीं चलेगा। टेक्स्ट बुक कैसी हो, टीचर्स गाइड्स क्या हो, टीचिंग मटेरियल कैसे इस्तेमाल हो, क्लास का साइज क्या होनी चाहिए, स्कूल बिल्डिंग कैसी हो, स्कूल में हेल्थ सर्विसेज भी होनी चाहिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आप कैसे ढूंढेंगे, उनको उनके टैलेंट का कैसे विकास करेंगे, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या बात है, और न्यू प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन और मूल्यांकन के नए आयामों की बात की। मूल्यांकन के नए आयामों में उसने बात की है इंटरनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंटरनल क्या नाम है, हाँ, इंटरनल सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस और इंटरनल असेसमेंट हो, उसकी बात न्यू प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन में कोठारी कमीशन ने कही है। लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा कि इंटरनल इवेल्युएशन को आप एक्सटर्नल इवेल्युएशन में जोड़िए नहीं, जो हम लोग आज कर रहे हैं। उसने कहा इंटरनल इवेल्युएशन की शीट अलग बनाइए, एक्सटर्नल की अलग बनाइए, ऐसा कोठारी कमीशन ने कहा था, बट आज हम लोग उसको सिंपली एड ऑन कर देते हैं। तो खैर, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट की बात कोठारी कमीशन भी स्वीकार कर चुका था, और उसको अभी भी हम लोग पूरी तरीके से इख्तियार अपना नहीं पाए हैं। फिर स्कूल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के लिए कोठारी कमीशन ने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि कॉमन स्कूल हो, स्कूलों में कोई गरीब अमीर का, क्लासेस मासेस का भेदभाव ना हो, बल्कि जो सोशल सेग्रीगेशन है उसको दूर करने का उपाय सुझाया इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में के द्वारा। फिर उन्होंने कहा नेशन वाइड प्रोग्राम चलाया जाए स्कूल की दशा सुधारने के लिए। सुपरविजन पे इन्होंने कहा कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको रीऑर्गेनाइज कीजिए, स्टेट लेवल पे भी करिए, स्टेट और नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाइए, केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, और जो स्कूल इंडिपेंडेंट हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनके बारे में भी कोठारी कमीशन ने अपनी संस्तुति दी है। फिर हायर एजुकेशन में क्या कहा? हायर एजुकेशन के लिए कोठारी कमीशन ने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है ये बताया। उन्होंने कहा देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू डीपन मैन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या हो कि व्यक्ति की समझ ब्रह्मांड के बारे में और अपने बारे में खुले, गहरी हो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को समझे और इस अंडरस्टैंडिंग को डिसेमिनेट करे थ्रू आउट सोसाइटी, पूरे समाज में इसका विस्तार हो, एंड टू अप्लाई इट इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और जनमानस, जन कल्याण की सेवा में इसका अनुप्रयोग किया जाए। उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे होने चाहिए? ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ आइडियाज,
जहाँ पे आइडिया निकलते हों, आइडियाज का निर्माण होता हो, आइडियलिज्म हो, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट हो एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम ऑल देयर मेंबर्स। जितने भी लोग लगे हुए हैं हायर एजुकेशन में वो सब उनमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। हम लोग ने अभी थोड़े दिन पहले ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे बात की थी। देयर्स इज द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड एक्सीलेंस इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी। और क्या हो शिक्षक उच्च शिक्षा में कि सत्य की खोज हो रही हो, उसके हर काम में एक्सीलेंस हो। ए परस्यूट विच नीड्स अबव ऑल करेज एंड फियरलेसनेस। और एकदम साहस के साथ, निर्भयता के साथ वहाँ काम होता हो। इन ब्रॉड टर्म्स द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड में बी सेट टू बी। और अगर विस्तृत पदों में कहा जाए तो उनके हिसाब से कोठारी कमीशन ने कहा कि जो नया संसार है, जो आधुनिक संसार है, उसमें विश्वविद्यालय के फंक्शंस क्या होने चाहिए। उसने कहा कि टू सीक एंड कल्टिवेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान के निर्माण में, नए ज्ञान के उत्पादन में लगे हों लोग। टू इंगेज विगरसली एंड फियरलेसली इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। हर कोई निर्भयता पूर्वक और एकदम जटिल तरीके से सत्य की खोज में लगा हो। एंड टू इंटरप्रेट ओल्ड नॉलेज एंड बिलीव्स इन द लाइट ऑफ न्यू नीड्स एंड डिस्कवरीज। और जो पुराना ज्ञान और विश्वास है उसको नई आवश्यकताओं और खोजों के प्रकाश में इंटरप्रेट किया जाए। और क्या हो, टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ लीडरशिप, टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और विश्वविद्यालयों के का काम क्या होना चाहिए कि हम जीवन के हर क्षेत्र के लिए लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड यूथ एंड हेल्प देम डेवलप देयर पोटेंशियल टू द फुल बाई कल्टिवेटिंग फिजिकल फिटनेस, डेवलपिंग द पावर्स ऑफ द माइंड एंड कल्टिवेटिंग राइट इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। और हम क्या करें, गिफ्टेड यूथ की खोज करें और उनकी मदद करें और उनका विकास करें। जितना भी उनमें पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से विकसित हो सके। और उनके कैसे विकसित होगा, जब वो फिजिकली फिट रहेंगे, जब उनके डेवलपिंग द पावर्स ऑफ द माइंड, उनके मस्तिष्क की शक्तियों का विकास होगा और उनमें सही रुचि, अभिवृत्ति और नैतिक और बौद्धिक मूल्यों को जब हम कल्टीवेट कर सकेंगे तब ऐसा संभव हो सकेगा। उसने कहा कोठारी कमीशन ने कि टू प्रोवाइड सोसाइटी विद कॉम्पिटेंट मेन एंड वीमेन। विश्वविद्यालयों का काम क्या है कि हम समाज को दक्ष पुरुष और स्त्रियां दे सकें जो कि कृषि में, कला में, मेडिसिन में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे प्रोफेशंस में ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो एंड हु विल ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इंडिविजुअल्स इम्ब्यूड विद अ सेंस ऑफ पर्पस। और क्या हो, टू स्ट्राइव टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। विश्वविद्यालय क्या करें, वो लगे रहें उन कामों में जिससे कि समानता और सामाजिक न्याय की पूर्ति हो, उसका प्रमोशन हो। एंड टू रिड्यूस सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। और जो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर हैं वो कम किए जा सकें थ्रू डिफ्यूजन ऑफ एजुकेशन। किसके द्वारा, शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा। एंड to foster in the teachers and students and through them in society generally the attitudes and values needed for developing the good life in individuals and society। और हम शिक्षकों में और विद्यार्थियों में सही एटीट्यूड और वैल्यूज डेवलप कर सकें जिससे कि वो व्यक्ति के रूप में और समाज के रूप में गुड लाइफ डेवलप हो उनके अंदर, है ना। और एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे कोठारी कमीशन ने क्या कहा, उसने कहा कि वन लाइन ऑफ अटैक शुड बी टू एबॉलिश सेट सिलेबस एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन देम ऑल टुगेदर। उसने कहा कि जो सेट सिलेबस है उसको हटा दीजिए, एक्सटर्नल एग्जाम हटा दीजिए और उसको आप इंटरनल और कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और टीचर से रिप्लेस कर दीजिए। ये बात अभी हमने की। द मेन स्ट्रेटजी हियर वुड बी टू अटैक द प्रॉब्लम ऑन टू फ्रंट्स। वो कह रहा है कि दो काम करिए आप। पहले तो आप मोर फ्रीक्वेंट और पीरियोडिकल असेसमेंट कीजिए बच्चे का, जिससे कि आखिरी एग्जामिनेशन पे जो ज़्यादा भार पड़ जाता है वो ना हो, है ना। एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस, आप एकदम उसी को सक्सेस का एकमात्र डिटर्मिनेंट निर्धारक मान लेते हैं, आखिरी सालाना वार्षिक परीक्षा, क्योंकि आप बीच में कभी भी उसका असेसमेंट नहीं करते। और आप नए इवेल्युएशन टेक्निक्स में रिफॉर्म करिए। ये दो काम करिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म में, ऐसा कोठारी कमीशन ने कहा। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात कोठारी कमीशन ने भी कही थी। ऐसा अचानक से कुछ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नहीं कहा है। कोठारी कमीशन में भी ये बात हो रही थी। उसने कहा कि स्पेशल एफर्ट्स नीड आल्सो टू बी मेड टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इन यूनिवर्सिटीज विच हैव एडिक्वेटली स्टाफ डिपार्टमेंट इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स। उन विषयों में अगर पर्याप्त स्टाफ आपके पास है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को प्रमोट कीजिए। दिस विल नीड, इसमें के लिए किसकी आवश्यकता होगी, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनाने होंगे।
नए मेथड आपको अपनाने होंगे कोऑपरेशन के बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू पैटर्न्स ऑफ स्टाफिंग. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट वी हैव एम्फसाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स ऑफ एजुकेशन इन 4 और 5 बिग यूनिवर्सिटीज टू बिगिन विद. और उसने कहा कि चूंकि एजुकेशन अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए आप एजुकेशन से शुरू कर सकते हैं. भारत की जो 4-5 अच्छी बड़ी विश्वविद्यालय हैं वहां से आप शुरुआत कीजिए, ऐसा कोठारी कमीशन ने कहा था. फिर उसने गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज की भी बात की कि यूनिवर्सिटीज को कैसे चलाया जाए. यूनिवर्सिटीज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हैव ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस. उसने कहा कि जो आधुनिक संसार है उसमें बहुत सारे काम हैं यूनिवर्सिटीज को करने के लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम हैं वो है शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य. तो इसने किस किस चीज़ की बात की. इसने कहा यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ऑटोनमस होने चाहिए इंस्टीट्यूशंस. यूनिवर्सिटी का फाइनेंस कैसे हो, कौन देखे, वाइस चांसलर की भूमिका क्या हो, उसका अपॉइंटमेंट क्या हो. खैर वाइस चांसलर के बारे में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने भी कहा था, क्योंकि वो होल सोल हायर एजुकेशन पे बना हुआ कमीशन है. फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेजिस्लेशन क्या हो, एफिलिएटेड कॉलेजेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशनल मशीनरी कैसी हो, मतलब कि विश्वविद्यालयों में आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन हो और कैसे प्रमोशन किया जाए. फिर एडल्ट एजुकेशन पे कोठारी कमीशन ने क्या कहा. उसने कहा कि स्कोप ऑफ एडल्ट एजुकेशन, उसका विषय क्षेत्र क्या है, लिक्विडेशन ऑफ इलिटरेसी, आप जो है निरक्षरता का परिसीमापन कैसे करेंगे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा के बारे में बात की, कोरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के बारे में बात की, लाइब्रेरीज के बारे में बात की, यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका है एडल्ट एजुकेशन में इसके बारे में बात की, और उसके ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे पर भी बात की. और कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी क्या कहा कोठारी कमीशन ने. आप देखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ते हैं तो फंक्शनल लिटरेसी की बात पढ़ते हैं, और आप देखिए कि फंक्शनल लिटरेसी की बात ये भी कर रहा है. इसने कहा वी डू नॉट इक्वेट लिटरेसी विद द मियर एबिलिटी टू रीड एंड राइट. वो कह रहा है कि साक्षरता को आप सिर्फ पढ़ने और लिखने की योग्यता के बराबर मत आंकिए. लिटरेसी इफ इट इज टू बी वर्थ वाइल मस्ट बी फंक्शनल. फंक्शनल लिटरेसी का कंसेप्ट कोठारी कमीशन में था. उसने कहा कि लिटरेसी फंक्शनल होनी चाहिए. इट शुड इनेबल द लिटरेट नॉट ओनली टू एक्वायर सफिशिएंट मास्टरी ओवर द टूल्स ऑफ लिटरेसी बट एबल टू एक्वायर रेलिवेंट नॉलेज विच विल इनेबल हिम टू परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट एंड एंड्स. उसने कहा कि जो लिटरेट हो वो इस योग्य हो कि न केवल वो टूल्स ऑफ लिटरेसी पे उसकी मास्टरी हो, बट उसके पास रेलिवेंट नॉलेज को एक्वायर करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके. ओके. अभी भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी, जैसे एग्रीकल्चरल एजुकेशन, ये हमने कहा कि ये हमारे बहुत काम का नहीं है, हालांकि पता होना चाहिए. ये मैंने छोड़ दिया है, तब जाकर ये सिर्फ पॉइंट्स लिखे. एक एक पॉइंट में कितनी कितनी बातें हैं, अब कहाँ तक सारी बात कवर की जाएगी, बट फिर भी कम से कम आपको पता चला कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या कहा है. 60 साल पहले, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि 60 साल पहले कोठारी कमीशन हमको ये सारी रिकमेंडेशन देके गया. दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए कोठारी कमीशन के नाम से विख्यात हुआ. अदरवाइज ये एजुकेशन कमीशन है, शिक्षा आयोग, क्योंकि इसने शिक्षा के सभी स्तरों पे बात की है. तो इस तरह से इन 2 वीडियोस में मैंने कोठारी कमीशन को टच करने का प्रयास किया, और आप समझ सकते हैं कि एक एक रिकमेंडेशन ऐसी है जिसका सोशियो हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट और इम्पोर्टेंस है. अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. एनपीई, हमारा एनईपी 2020 है, वो एनपीई 1986 है. यानी कि इस 66 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, उसके 20 साल बाद एनपीई 1986 आया था, और उसके 34 साल है ना, 86, 4 साल उधर, 20, मतलब हाँ 14 साल उधर और 20 साल इधर, 34 साल बाद ये आया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मतलब बहुत लंबे अंतराल के बाद आया है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.